एक छोटे से गांव में बालक राम नाम का एक जमींदार रहता था। वह काफी अमीर था और दयालु भी था। बालक राम की 3 पत्नियां थी, मगर उसकी कोई संतान नहीं थी। इससे वह काफी परेशान था और हर समय चिंता में रहता था। एक दिन एक ग्रामीण ने उसे निराला नाम के एक ब्राह्मण के बारे में बताया और कहा कि वे जरूर कोई न कोई उपाय बताएंगे। यह बात सुनकर बालक राम खुश हो गया और वह उस ब्राह्मण के पास गया जिसका नाम निराला था और वह दूसरों की सहायता करता था। जमींदार ने उसको अपनी सारी परेशानी बताई और उसको कुछ उपाय बताने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण ने उसको 3 फल दिए और कहा कि इन तीनों फलों को अपनी तीनों पत्नियों को एक एक दे देना। इससे तुम्हारी तीनों पत्नियों को एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। बालक राम खुश हो गया और फल लेकर वापस अपने घर आ गया। ब्राह्मण ने निराला के बताए अनुसार तीनों पत्नियों को एक एक फल दे दिया। उसमें से 2 पत्नियों ने अपने फल को तुरंत ही खा लिया, मगर एक पत्नी ने अपने फल को मेज पर रख दिया और काम करने लगी। इसी बीच एक नेवले ने आकर उस फल को जूठा कर दिया और भाग गया। थोड़ी देर बाद तीसरी पत्नी ने आकर उस फल को खा लिया। समय बीतता गया और 9 महीनों के बाद बालक राम को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके 2 पुत्र तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर उसका एक पुत्र नेवले जैसा था। इससे बालक राम काफी परेशान हुआ। वह फिर से निराला के पास गया और उससे कुछ उपाय पूछा। इस पर उसने कहा, तुम्हारी पत्नी ने नेवले के जूठे फल को खाया है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सबसे बुद्धिमान होगा। बालक राम अपने घर वापस आ गए। बालक राम ने अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम वीरेंद्र और मंझले पुत्र का नाम धीरेंद्र रखा और अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम महेंद्र रखा, जो कि नेवली की तरह था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे तीनों भाई बड़े होने लगे। वीरेंद्र और धर्मेंद्र को तो सभी वीरू धुरु कहते थे और महेंद्र को नेवला जैसा दिखने पर उसे नेवला भाई कहकर बोलते थे। नेवला भाई आकार में छोटा था, इसीलिए उसके दोनों भाई उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे। जब वे तीनों बड़े हो गए और जमींदार को लगा कि अब उनको नौकरी ढूंढनी चाहिए, तो उसने अपने दोनों पुत्रों को कुछ धनराशि देकर कहा, अब तुम लोग वयस्क हो गए तथा तुम्हें अब नौकरी की तलाश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग पैसा कमाकर और सफल होकर वापस लौटोगे। इस बात पर नेवला भाई बोला, मैं भी तो नौकरी करने जाऊंगा, मैं भी बड़ा हो गया हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। बालक राम ने उसे समझाया कि वह आकार में बहुत छोटा है और नौकरी नहीं कर सकता और उसे कोई नौकरी पर रखेगा भी नहीं, लेकिन वह तो नहीं माना और जाने की जिद करता रहा। तो बालक राम मान गया कि उसे जाने की अनुमति दे दी, परंतु उसके दोनों भाई पहले ही जा चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि नेवला भाई भी पीछे आ रहा है। नेवला भाई घर के बाहर निकला। कुछ ही दूर भागने के बाद उसने अपने दोनों भाइयों को देख लिया। वह उनके पीछे चला गया। तेज धूप के चलते चलते दोनों को प्यास लगने लगी, पर वहां कोई नदी तालाब नहीं था और वे लोग भूखे ही थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें नारियल का एक पेड़ नजर आया। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन परेशानी यह थी कि उन्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वे दोनों काफी मशक्कत के बाद भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाए और एक दूसरे से कहने लगे कि नेवला भाई होता तो पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ देता। तब तक पीछे से आवाज आई, अरे भाइयों, मैं पीछे ही हूं। नेवला भाई की आवाज सुनकर वे काफी खुश हो गए और उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने नेवले भाई से नारियल तोड़ने को कहा। नेवला भाई मान गया और देखते ही देखते वह पेड़ पर चढ़ गया और सारे नारियल नीचे गिरा दिए। दोनों भाइयों ने नारियल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और नेवला भाई को धन्यवाद दिया। नेवला भाई खुश हो गया। वे तीनों काफी खुश थे। वे तीनों काफी थके हुए थे। अब उन्हें भूख भी लगने लगी थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बेर का पेड़ नजर आया। बेर के पेड़ पर कांटे होने के कारण वे बेर पर नहीं चढ़ पाए और उन्होंने एक बार फिर नेवले भाई की मदद लेनी पड़ी।
नेवला भाई से मदद लेते समय वे काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, पर वे कर भी तो क्या सकते थे। उनके पास यही एक तो रास्ता था। नेवले भाई ने पेड़ पर चढ़कर बेर तोड़े और दोनों भाइयों ने पेट भरकर बेर खाए। सुबह से लगातार चलते रहने के कारण वे काफी थक भी गए थे। उन्हें बहुत तेज नींद आ रही थी, इसीलिए एक पेड़ के नीचे सो गए। हालांकि उन्होंने नेवले भाई की मदद जरूर ले ली थी, लेकिन वे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इसीलिए जब नेवला भाई सोकर उठा तो उसने देख उसके दोनों बड़े भाई जा चुके हैं। उसे बहुत दुख हुआ, वह रोने लगा, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि मैं तो हूं ही ऐसा कि मुझसे सब पीछे छुड़ाते हैं। इसीलिए उसने अपने मन को धीरज बनाया और वह भी नौकरी की तलाश में शहर की ओर चल दिया। वीरू को एक जमींदार के यहाँ बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। धीरू को भी एक अच्छी नौकरी मिली। वे दोनों लोग जी जान से अपनी नौकरी करने लगे, लेकिन नेवले भाई को किसी ने भी नौकरी पर नहीं रखा, क्योंकि वह देखने में काफी छोटा था। नेवला भाई एक व्यापारी के घर पर काम मांगने गया। व्यापारी ने पूछा, तुम काम करने के बदले में क्या लोगे? तो उसने कहा कि मैं मुफ्त में ही काम करूंगा। व्यापारी बहुत चालाक था। उसने सोचा कि मुफ्त में नौकर कहाँ मिलता है। उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए नेवले भाई को नौकरी पर रख लिया। उसके जिम्मे व्यापारी के बेटे की देखभाल करना ही था। तो दूसरे दिन जब व्यापारी काम पर चला गया तो वह लड़का और नेवला भाई घर में अकेले रह गए। व्यापारी की पत्नी तो पहले ही गुजर चुकी थी, इसीलिए लड़के की सारी जिम्मेदारी व्यापारी के ऊपर आ गई। लेकिन जब व्यापारी काफी खुश था, क्योंकि उसे एक नौकर जो मिल गया था, वह भी मुफ्त में। वह लड़का बहुत ही शैतान था। उसने नेवले को इतना दौड़ाया कि नेवला छत से नीचे पड़ा। उसे चोट भी लग गई। रात में जब व्यापारी आए तो नेवले ने लड़के की करतूत बताई। व्यापारी ताली पीट पीट कर हंसने लगा और बोला, वह मेरा बेटा ऐसा ही है। जाने कितने देखभाल करने वाले आए और जाने कितने ही चले गए, लेकिन इसके सामने कोई नहीं टिकता। अरे एक ही तो आंख ही फूट गई थी। नेवले ने 2-3 दिन तक लड़के की खूब सेवा की, लेकिन बदले में वह बहुत ही खराब सलूक करता था। व्यापारी भी उसके साथ बहुत ही खराब सलूक करता था। उसके लिए खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं करता था और घर आने के बाद लड़के की शिकायत सुनकर अपने लड़के का पक्ष लेकर नेवले को खरी खोटी सुनाया करता। अब नेवला दुखी हो गया। पहले तो वह जी भरकर रोया। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाओ, फिर सोचा कि ऐसे भागने से काम थोड़ी चलेगा, जैसे को तैसे के हिसाब से चलाना होगा। उसने देखा कि व्यापारी बेईमानी लालच करके खूब लोगों को लूटता और ठगता है। उसे किसी भी चीज की जरा भी परवाह नहीं है। उसके पास इतना धन हो गया कि वह छुपा कर रखता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। व्यापारी का व्यवहार नेवला के प्रति बहुत खराब होता गया। वह वहां से जाने की सोचने लगा, लेकिन इसी बीच में धीरे धीरे उसने लड़के पर काबू पा लिया था। अब उसकी शैतानी नेवले भाई के सामने नहीं चलने वाली थी। अब तो उसे बस व्यापारी को ही सबक सिखाना था। व्यापारी के घर से बाहर जाने के कुछ ही देर बाद उस लड़के को भूख प्यास लगने लगती। इसी बात को उसने हथियार बनाया और उस लड़के को वश में करने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाल ली थी। उसने नेवले भाई से खाने पीने के लिए कुछ मांगा। इस पर नेवले भाई ने कड़क कर कहा, अगर तू खाना खाएगा तो तुझे पानी नहीं दूंगा, और अगर तू पानी पिएगा तो मैं खाना नहीं दूंगा। तुम्हारे पिता ने जहां जहां रुपए गड़ाए हुए हैं मुझे बताओ। लड़का सोच में पड़ गया कि चूंकि उसे तो बहुत ही भूख प्यास लगी थी, इसलिए उसने एक जगह पर बता दिया। नेवले भाई ने वहां के सारे पैसे निकाल लिए और जमींदार के घर में बंधी एक सूखी सी मरियल सी गधी को वो सारे पैसे आटे में मिलाकर खिला दिए। फिर नेवला भाई रोज यही करने लगा। जैसे ही वह लड़का खाना मांगता तो नेवला भाई उससे व्यापारी के द्वारा गढ़ाई हुई मोहरों का ठिकाना पूछ लेता और वे सोने की मोहरें निकालकर उस गधी को खिला देता। धीरे धीरे जब व्यापारी की सारी गड़ी हुई मोहरें नेवले भाई ने निकाल ली तो उसने सोचा कि क्यों ना अब घर चला जाए, वैसे भी बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। यह सोचकर अपने शहर में जाकर उसने सबसे पहले
अपने भाइयों को खोजा और उनसे कहा कि हमें अब घर चलना चाहिए, हमने यहाँ बहुत पैसे कमा लिया है और घर वाले भी हमें याद कर रहे होंगे। नेवले भाई की बात सुनकर दोनों भाई सहमत हो गए, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। ठीक है। अगली सुबह सभी ने अपना सामान बांध लिया और घर जाने की तैयारी करने लगे। वह दोनों भाई अपना सामान लेकर अपने मालिक से विदा लेने गए तो नेवला भाई भी व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने नेवला भाई से कहा, मुझे काफी दुख है कि तुम जा रहे हो, तब सारा काम अब मुझे ही करना होगा। खैर, अगर तुम्हारी कोई मांग हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। नेवले भाई ने व्यापारी से कहा, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वह आपकी वह जो सूखी सी गधी है वह मुझे दे दो। व्यापारी भी उस गधी से काफी परेशान था, इसलिए उसने नेवले भाई को खुशी से वह गधी दे दी। वह गधी लेकर अपने भाइयों के पास गया। अब तीनों भाई अपने घर को वापस निकल पड़े। रास्ते में उन दोनों भाइयों ने नेवले भाई का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि इतने दिनों की नौकरी के बाद भी इसने यह गधी खरीद पाई। और दोनों भाई ठहाका मार के हंसने लगे, लेकिन नेवला भाई तो चुप था। रास्ते में उन दोनों को भूख लगी और वे नेवला भाई को मनाने लगे, भाई भाई मुझे बेर तोड़ कर दे दो। नेवले भाई ने कहा, ठीक है। वह पेड़ पर चढ़ गया। अब वह पहले वाला नेवला नहीं था, अब मीठे मीठे बेर तो खुद खाता और कच्चे कच्चे बेर नीचे फेंकता जाता। दोनों भाई उसकी ओर देख रही थी कि ये ऐसे क्या हो गया। नीचे उतरकर नेवले भाई ने कहा, जब मैं अपने शरीर से छोटा हूँ तो आप फायदा भी उठा लेते हो और अपने बड़े शरीर के मजे भी लेते हो। इसी तरह से रास्ते में कई फलों के पेड़ पड़े। नेवला सर्र से पेड़ पर चढ़ जाता और भर पेट खाता और तो और अपनी गधी को भी खूब खिलाता। गधी भी वहां से निकलकर मानो खुश थी। रास्ते में पानी पीती, फल खाती, वह मजे से चली जा रही थी। दोनों भाई पैदल चल रहे थे, लेकिन नेवला तो हल्के शरीर का था, इसीलिए वह गधी पर बैठ गया। मजे से आ रहा था, उसे पैदल भी नहीं चलना पड़ रहा था। उन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की कि सबसे पहले नेवले भाई के घर ही चलेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी माँ गधी को देखकर क्या कहेगी। काफी देर चलने के बाद वे तीनों भाई गांव गए। फिर वे घर पहुंचे तो घर के सभी सदस्य तथा पास के पड़ोस के लोग उन्हें देखने के लिए आंगन में एकत्रित हो गए। क्योंकि तीनों की माताएं तो अलग अलग थी और उनका पिता जमींदार था, तो उसने तीनों के लिए अलग अलग घर बनवा दिए थे ताकि तीनों में लड़ाई ना हो। सभी का अलग अलग घर था, तो वे सबसे पहले नेवले भाई के घर गए। नेवले भाई के पास गधी को देखकर सब हंसने लगे और कहने लगी कि देखो रे देखो, नेवला भाई तो गधी लाया है। नेवले भाई ने सबको नजरअंदाज करते हुए उस गधी को आंगन के बीचों बीच एक खूंटी गड़ाकर बांध दिया और अपनी माँ से कहा, अम्मा रे अम्मा, आंगन लिपाऊं, 4 सखिया बुलाऊं, एक डंडा मंगाऊं, 4 मंगल गवाऊं, फिर अर्र करूं या छर्र। उसकी यह बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन वह बार बार यही कह रहा था। उसकी माँ ने कहा, यह क्या हो रहा है? तब उसके पड़ोसियों ने कहा, ध्यान से सुनो, वह आंगन लीपने को और एक मोटा डंडा लाने को और 4 मंगल गीत गाने के लिए कह रहा है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने फिर से यही बात दोहराई तो आसपास के लोगों ने कहा, नेवला भाई जो कह रहा है वो कर दो, इसकी बिन पूरी हो जाएगी। नेवले भाई के बताए अनुसार बाकायदा घर को लिपा गया और एक मजबूत डंडा पेश किया गया और सभी पड़ोस बैठकर ढोलक बजाने लगे और मंगल गीत गाने लगे। लोग चारों तरफ गोला बनाकर खड़े हो गए। फिर नेवले भाई ने जोर से चिल्लाकर कहा, अर्र करो या छर्र। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, छर्र। नेवले भाई ने कहा, अच्छा, और गधी को 2 डंडे मारे। तभी देखते ही देखते गधी लीद करने लगी। वो बिना रुके लगातार लीद करती जा रही थी, लेकिन वहां लीद की जगह सोने की मोहरों का ढेर लग गया। सभी लोग देखकर बोछक्के रह गए और तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर बाद जब मोहरें निकलना बंद हो गई तो नेवले भाई ने फिर से चिल्लाकर पूछा, अर्र करूं कि छर्र। अब की बार सबने कहा अर्र। इस बार नेवले भाई ने गधी को 4 डंडे मारे। फिर गधी 2 गुनी रफ्तार से मोहरे निकालने लगी।
सभी लोग यह कारनामा देखकर काफी अचंभित थे और वे सभी उस मरियल सी गधी को जादुई गधी बताने लगे। अब नेवला भाई के चारों तरफ वाहवाही होने लगी और उन दोनों लोगों से पूछा गया कि तुम क्या लाए हो, तो उन्होंने अपने लाए हुए रुपए दिखाए, लेकिन वे नेवला भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। पैसे निकालने वाली जादुई गधी देखकर उसके दोनों भाइयों को लालच आ गया और नेवला भाई से वो गधी मांगने लगे। नेवला भाई उन्हें वह जादुई गधी देने को तैयार हो गया, मगर उसने एक शर्त रखी कि इस जादुई गधी के बदले में मैं तुम दोनों के सारे कमाए हुए पैसे लूंगा। दोनों भाई ने आपस में खुसर फुसर करते हुए कहा कि यह जादुई गधी खरीद लो, बाद में पैसे तो हम इस गधी से ही निकाल लेंगे। फिर वे दोनों राजी हो गए और खुशी खुशी अपने सारे पैसे देकर उन दोनों ने वो जादुई गधी खरीद ली। फिर वो दोनों भाई अपने घर गए और ठीक वैसे ही गधी को आंगन के बीच में बांध दिया और अपनी माँ को ऑर्डर दे दे आंगन को लीपने को कहा और 2 मजबूत डंडे लाने को कहा। उसके बताए अनुसार घर को लीपा गया और 2 मोटे व मजबूत डंडे पेश किए गए। फिर दोनों भाइयों ने एक एक डंडा हाथ में लिया और चिल्लाकर पूछा, अर्र करूंगी छर्र। सभी ने कहा छर्र। फिर दोनों ने गधी को एक डंडा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला, केवल एक सिक्का मिला। सिक्का देखकर उनकी आंखें चमकने लगी। फिर दोनों ने गधी को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन सब बेकार। वे दोनों अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। अब सिर्फ इस सूखी गधी को पालना पोसना था, यह उनके मत्थे चढ़ गई थी। वे दोनों अब नेवले भाई का कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने आपस में सोचा कि इसे कौन पाले, चलो इसे उसी के माथे मर देते हैं। वे दोनों गए और उस गधी को नेवला भाई के घर में बांधते हुए कहा कि अपना यह तोहफा यहीं संभाल कर रखो, मुझे इससे कुछ भी नहीं लेना देना है। ऐसा कहकर वे दोनों वापस चले गए। नेवले ने उस गधी को खूब खिलाया पिलाया, जिससे गधी को ताजगी मिली और वह नेवला के पास रहने लगी। वह दिन दुगनी रात चौगनी मोटी होती चली जा रही थी। गधी अब नेवला भाई के घर पर ही रहने लगी। नेवला भाई उसे घर के बाहर बने एक झोंपड़ी में बांध दिया करता था। नेवला भाई उसकी खूब सेवा करता था, उसे समय समय पर चारा देता था और गधी भी खा खा कर खूब मोटी हो गई थी। गधी काफी तेज भागती थी और वह काफी होशियार भी हो गई थी। नेवला भाई अब काफी खुश रहने लगा। वह कहीं भी जाता तो उस गधी के ऊपर बैठकर जाता। गांव वाले नेवले भाई का अभी भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन नेवला भाई अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। वह लोगों की बात एक कान से सुनता तो दूसरे कान से निकाल देता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब नेवला भाई के दोनों भाइयों ने नौकरी करके फिर से बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और उनकी दोनों की शादी की उम्र भी हो गई थी। इसलिए उनके पिता बालक राम ने उनके लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की बहुत ही अच्छे खानदान में सुंदर लड़कियों से शादी हो गई। वे दोनों काफी खुश थे और वे अभी भी नेवला भाई की मजाक उड़ाते थे और कहते कि यह तो गधी से ही शादी करेगा। समय के साथ अब बालक राम को नेवला भाई की शादी की चिंता होने लगी थी और वह मन में यही सोचकर दुखी हो रहे थे कि नेवला भाई से कौन शादी करने को तैयार होगा। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। बालक राम को अब नेवला भाई की चिंता होने लगी थी। नेवले भाई की भी अब शादी की उम्र हो गई थी। नेवला भाई भी बहुत दुखी रहता था क्योंकि कोई भी उसे शादी करने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ वीरू और धीरू की माँ सारे दिन आराम से लेटी रहती थी। उन्हें कोई काम धाम तो था नहीं क्योंकि सारा काम तो उनकी बहू ही कर डालती थी। समय के साथ नेवला भाई की माँ बूढ़ी होने लगी थी। उसके हाथ पैर भी नहीं चल पाते, फिर भी वह घर में सारा काम करती थी। कुछ दिन बाद नेवले भाई की माँ को बुखार आ गया। नेवले भाई की माँ को बुखार आने के कारण घर में सारा काम करने और खाना बनाने वाला कोई नहीं बचा, तो नेवले भाई को ही सारा काम करना पड़ता था। नेवला भाई को खाना बनाना आता नहीं था और वीरू धीरू उसे खाना देने से रहे तो वह जैसे तैसे बन पाता खा लेता था। एक दिन तो नेवला भाई की माँ और उस रात भूखे ही सो गए। उसी रात खट खट की आवाज अचानक आधी रात को नेवला भाई की नींद खुल गई। उसने सोचा कि घर में चोर घुस आया है। फिर उसने उठकर घर का कोना कोना देखा, मगर सब कुछ ठीक होने के कारण वह फिर से आकर सो गया। लेकिन अगले दिन
जब नेवला भाई उठा तो उसने देखा कि सारा घर चमक रहा था, जैसे कि किसी ने झाड़ू पोंछा लगाया हो। फिर वह रसोई में गया तो उसने देखा कि तरह तरह के व्यंजन और पकवान बने हुए हैं और हर जगह झाड़ू लगी हुई है। यह नज़ारा देखकर नेवला भाई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले उसने अपनी माँ को खाना खिलाया और बाद में अपने आप खाना खाया। फिर वह सोचने लगा कि यह सारा काम किसने किया होगा, लेकिन उसने इस बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन फिर वैसे का वैसा ही नज़ारा देखने को मिला तो नेवला भाई को जिज्ञासा हुई कि ये सब कर कौन रहा है, लेकिन उसे तो कुछ पता भी नहीं चला। जब रोज रोज यही होने लगा तो नेवला भाई जैसे ही उठता तो उसे सारे घर में झाड़ू लगी मिलती और सारे बर्तन साफ मिलते और खाना भी बना हुआ मिलता, वह भी शाही खाना। और 2-3 दिन से तो उसके कपड़े भी अपने आप साफ हो जाते थे। अब तो नेवले भाई से रहा नहीं गया और उसने निश्चय किया कि वह यह जानकर ही रहेगा कि यह सारा काम कौन कराए। फिर उस दिन शाम को सोने से पहले नींद न आने की दवाइयाँ खा ली और बिस्तर पर आकर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। आधी रात तो यूं ही गुजर गई और उसे नींद भी आने लगी थी। तो उसने सोचा कि अब उसके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है, अब है जाकर सो जाना चाहिए। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। अभी उसे एक झपकी आई थी कि उसे बाहर झोंपड़े से कुछ खटर पटर की आवाज आई। उसने झट से खिड़की से झांका तो देखा कि गधी के झोंपड़े का गेट अपने आप खुल गया है और उस झोंपड़ी में गधी बाहर निकली और उसके गले में रस्सी भी नहीं थी। जब वह गधी नेवला के घर में आ गई तो नेवला भाई झट से एक कोने में छिप गया। गधी बरामदे में आकर खड़ी हो गई। नेवला भाई कमरे में बने एक रोशनदान से चुपके से उसे देखने लगा। फिर उसने देखा कि एकाध गधी के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैलने लगी और उसके पास कई सारी तितलियां उड़ने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी तेज होने लगी और फिर वह रोशनी इतनी तेज हो गई कि नेवला भाई की आंखें बंद होने लगी। नेवले भाई ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद जब वह रोशनी हल्की सी कम हुई तो नेवला भाई ने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने बहुत ही सुंदर परी खड़ी थी। उसे अपने आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। फिर उस परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और मन ही मन कुछ गुनगुनाया और फिर उसने वह जादुई छड़ी घुमाई और बरामदे में पड़ी झाड़ू अपने आप घर को साफ करने लगी और देखते ही देखते पूरा घर चमकने लगा। फिर उसने देखा कि रसोई में खाना अपने आप बनकर तैयार हो गया और घर के सारे कपड़े हवा में उड़ने लगे और देखते ही देखते सारे कपड़े मोतियों की तरह चमकने लगे। यह देख नेवला भाई का सिर चकराने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी और वह चाहकर भी ज्यादा देर तक जाग नहीं पाया। अगली सुबह जब नेवला भाई की नींद टूटी तो उसने देखा कि कमरे के कोने में पड़ा है। वह झट से उठा और घर के बाहर निकला और उस झोंपड़ी की तरफ जाने लगा। सूरज बिल्कुल सर पर था। दोपहर हो चुकी थी, पर किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए वह सीधे गधी के झोंपड़े में घुस गया। गधी वहां बिल्कुल चुप खड़ी थी और उसके गले में रस्सी भी बंधी थी। नेवला भाई यह देखकर चौंक गया। उसके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने उस गधी से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? गधी ने जवाब में सिर्फ एक ही उत्तर दिया, रेंचू। जब नेवले भाई ने फिर से वही सवाल किया तो गधी ने फिर वही जवाब दिया। नेवले भाई ने उससे कई सारे सवाल किए, लेकिन गधी का तो एक ही जवाब था। काफी देर माथापच्ची करने के बाद भी उसे कुछ पता न चला तो वह थक हार कर घर वापस आ गया और कमरे में चला गया। बहुत देर कमरे में बैठे बैठे नेवला भाई सोच विचार में डूबा हुआ था। फिर उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह आज रात गधी का राज जानकर ही रहेगा और वह गांव में टहलने लगा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और नेवला भाई घर वापस आ गया। फिर शाम का खाना खाकर उसने नींद न आने की दवाई खा ली। इस बार उसने 2 गोलियां ज्यादा खा ली थी। फिर वह बिस्तर पर लेट गया
और लेटे लेटे वह गधी के बारे में ही सोच रहा था। धीरे धीरे आधी रात हो गई और फिर पिछली रात की तरह झोंपड़े का दरवाजा खुल गया और उसमें से गधी बाहर निकले। फिर वह गधी बरामदे में आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलने लगी और गधी के आसपास कई सारी तितलियां उड़ने लगी। नेवले भाई ने यह सारा नजारा उसी रोशनदान से देख रहा था और जब वह रोशनी काफी तेज होने लगी तो नेवले भाई की आंखें बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वही सुंदर परी बरामदे में खड़ी थी और फिर उस परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। परी के जादुई छड़ी निकालते ही नेवला भाई खड़ा हुआ और उसने झटके के साथ दरवाजा खोल दिया। परी नेवले भाई को अपने सामने देखकर भागने लगी तो नेवले भाई ने जोर से कहा, रुको। परी वही रुक गई। फिर नेवले भाई ने उससे पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? परी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, मैं परी लोक से आई हूँ, मैं परी लोक की राजकुमारी हूँ। नेवले भाई ने कहा, लेकिन तुम गधी कैसे बन गए? परी ने कहा, एक दिन मैंने अपने घर पर बहुत से ऋषियों की दावत की थी, पर गलती से एक ऋषि को दावत पर बुलाना भूल गई। वह ऋषि बहुत ही क्रोधी थे, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं जीवन भर गधी बनकर रहूंगी। लेकिन जब मैंने उनसे बार बार क्षमा मांगे तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, पर रात में तुम अपने असली रूप में आ सकते हो, लेकिन दिन में तो तुम्हें गधी बनकर ही रहना पड़ेगा। अगर तुम इस श्राप से मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें परी लोक के कम्बू को हराना होगा। कम्बू को हराने के लिए तुम किसी की मदद भी ले सकती हो। नेवले भाई ने परी से पूछा, कम्बू कौन है? परी ने बताया कि कम्बुक परी लोक का एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली दैत्य है और उसने परी लोक में तबाही मचा रखी है। उसने तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली है और अब वह परी लोक में राज करना चाहता है। उसी को हराकर मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ, पर मेरी सारी शक्तियां उसके सामने कम पड़ जाती हैं। मैं उसे अकेले तो नहीं हरा सकती, इसीलिए मैं पृथ्वी पर आई हूँ ताकि मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सकूं जो उसे हरा सके। मुझे लगता है कि मैं सारी जिंदगी गधी बनकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर परी रोने लगी। नेवले भाई ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परी ने कहा, लेकिन तुम उसे नहीं हरा पाओगे, वह बहुत शक्तिशाली है। नेवले भाई ने कहा, मैं उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगा, हम दोनों उसको जमकर मुकाबला करेंगे। ठीक है, लेकिन उसे हराने के लिए तुम्हें मेरे साथ परीलोक चलना पड़ेगा, परी ने कहा। नेवले भाई ने कहा, मैं परीलोक चलने के लिए तैयार हूँ। परी ने कहा, कल रात में तैयार रहना, कल रात ही हम परीलोक चलेंगे। मैं रात में ही परी बन पाती हूँ, इसलिए हमें उसे रात में ही हराना होगा। ठीक है, नेवले भाई ने कहा। परी फिर से गधी के रूप में आने लगी। नेवला भाई सोने के लिए कमरे में चला आया। गधी अपनी झोंपड़ी में चली गई। नेवला भाई बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोचता रहा। फिर उसे नींद आने लगी तो वह सो गया। अगली सुबह नेवला भाई जल्दी उठ गया और कम्बुक से कैसे मुकाबला करे इस बारे में सोचने लगा। रात में परी के सामने उसने बोल तो दिया था कि वह कम्बू का मुकाबला कर लेगा, लेकिन असलियत में तो उसे डर लग रहा था। फिर उसने कुछ हथियार इकट्ठे किए और उन्हें एक झोले में रख लिए। फिर वह गांव में टहलने लगा। कुछ समय बाद घर लौटते समय रास्ते में उसे एक अंडा पड़ा मिला तो उसने वह अपने पास रख लिया। फिर वह घर आ गया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। उसने शाम का खाना खाया और कमरे में जाकर बैठ गया। धीरे धीरे रात हो गई। नेवले भाई ने परी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद गधी झोंपड़े से निकली और परी में बदल गई। फिर वह बरामदे में आ गई। वह नेवले भाई को ढूंढने लगी। नेवला भाई कमरे से बाहर निकला तो परी ने कहा, तुम मेरे साथ घर के बाहर चलो। नेवले भाई और परी दोनों घर से बाहर निकल आए। फिर परी ने नेवले भाई से कहा, मेरा हाथ कस कर पकड़ो और नीचे मत देखना, वरना तुम्हें डर लगेगा। नेवला भाई अपने साथ झोली भी लाया था। उसने वह झोला अपने कंधे पर लटका लिया था और फिर उसने परी का हाथ कस कर पकड़ लिया था। फिर देखते ही देखते उस परी के पंख निकल आए। परी ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी छलांग लगाई
और वह हवा में उड़ने लगी। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर नेवला भाई ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? परी ने जवाब दिया, नीलम। नेवले भाई ने फिर पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? परी ने कहा, हम सब लोग परीलोक में रहते, लेकिन कम्बुक ने सभी के साथ मेरे परिवार वालों को भी कैद कर लिया है। मैं किसी तरह भाग निकली। नेवले भाई ने कहा, हम उसे ताकत से तो नहीं हरा सकते, लेकिन हमें उसे दिमाग से हराना होगा। परी ने कहा, हाँ नेवले भाई, मेरे पास एक योजना है। नेवले भाई ने परी को अपनी योजना बताई। फिर वे दोनों काफी देर बातें करते रहे और बातें करते करते वे दोनों कब परीलोक पहुंच गए पता ही नहीं चला। नेवले भाई ने झोला कंधे पर लटका लिया और परी से कहा, मुझे बताओ कि वह राक्षस कम्बुक कहाँ रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। परी ने कहा, ठीक है चलो। फिर वे दोनों राक्षस कम्बुक की तलाश में निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद वे एक गुफा के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां कई सारे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई है और उस पूरे इलाके में बहुत ही बदबू आ रही थी। नेवला भाई ने कहा, हो सकता है कि वह राक्षस इसी गुफा में रहता हो। परी ने कहा, फिर तो हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर वे दोनों उस गुफा में चले गए। अंदर गुफा में बहुत से हड्डियां पड़ी हुई थी। अंदर काफी भयानक आवाज आई। यह आवाज राक्षस की ही थी। परी और नेवला भाई दोनों उस गुफा में चले गए। फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे दोनों बिना डरे आगे बढ़े। अभी वे दोनों थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि उन्हें बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि सामने वही राक्षस कम्बुक खड़ा था। वे दोनों लोग पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर नेवले भाई ने कम्बुक के सामने पहुंचा। उसने अंधेरे का फायदा उठाकर थोड़ी सी रेत उठा ली। फिर उसने अपने झोले से चुपके से वही अंडा निकाल लिया जो उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। उसने वह अंडा अपने बाएं हाथ में छिपा लिया। बाद में उसने कम्बुक को दिखाते हुए पास में पड़े एक पत्थर को उठाया। नेवले भाई ने देखते ही देखते अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को मसल दिया और रेत कर नीचे फेंक दिया। नेवले भाई ने अपने दोनों हाथ झाड़ दी। कम्बुक यह देखकर हैरान हो गया। दरअसल उसने पत्थर को पहले ही नीचे गिरा दिया था और अपने हाथ में छिपाए हुए अंडे को मसल दिया था, जिससे अंडे के छिलके की टूटने की आवाज को कम्बुक ने पत्थर टूटने की आवाज समझ लिया था। कम्बुक ने सोचा कि यह तो बहुत शक्तिशाली है, इसने पत्थर को ही मसल कर रख दिया है। कम्बुक थोड़ा घबरा गया, लेकिन नेवला भाई के इस शक्ति प्रदर्शन का कम्बुक पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। कम्बुक की गुफा में आज तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी, इसीलिए नेवला भाई और परी को अपने सामने देखकर कम्बुक गुस्से में आग बबूला हो गया। वह बड़ी ही तेजी से उन दोनों पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ा। उसने उन दोनों पर झपटा और उन्हें कुचलने ही वाला था कि वे दोनों समय से रास्ते से हट गए। अपना वार असफल होता देख कम्बुक को और भी गुस्सा आ गया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उन दोनों पर दे मारी, लेकिन वे दोनों फिर से बच गए, लेकिन उसके बिल्कुल पास से निकल गए। कम्बुक ने एक बार फिर झपटा मारा और इस बार उसने परी को पकड़ लिया। नेवले भाई ने परी से पूछा, क्या तुम अपने जादू से मुझे उसके सिर पर पहुंचा सकते हो? परी ने जवाब दिया, हाँ, तुम छलांग मारो। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और नेवले भाई ने जैसे ही छलांग मारी वह सीधे कम्बुक के सिर पर जा रुका। नेवले ने भी मौका देकर झट से अपने झोले में से एक चाकू निकाला और सीधे कम्बुक की आंख पर दे मारा। कम्बुक दर्द से चिल्लाने लगा। उसने तुरंत ही परी को नीचे फेंक दिया और नेवला भाई भी नीचे गिर गया। नेवले भाई को थोड़ी सी चोट आई, लेकिन वह तुरंत ही खड़ा हो गया। परी के सिर में भी थोड़ी चोट आई थी, लेकिन वह जैसे तैसे खड़ी हो गई। अब कम्बुक के क्रोध की सीमा पार हो गई थी। उसने अपना विशालकाय पैर उठाया और उन दोनों को कुचलने के लिए आगे बढ़ाया। कम्बुक उन दोनों पर अपना पैर रखने ही वाला था कि नेवले ने भी अपने झोले में से एक भाला निकाला और उल्टा करके वो उसे वहीं गाड़ दिया। फिर वह परी को लेकर दूर हट गया। कम्बुक ने अपनी पूरी ताकत से नेवला भाई पर अपना पैर मारा। उसका भाला उसके पैर से आर पार हो गया। दर्द से कहराता हुआ जमीन पर बैठ गया।
नेवले भाई को मौका मिल गया और उसने अपनी जेब से पीसी मिर्ची की पोटली निकाली और कम्बुक की आंखों में डाल दी। अब कम्बुक दर्द से चिल्लाने लगा और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कम्बुक अब हमला करने की हालत में नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद नेवला भाई उसके पैर पर चढ़ गया। कम्बुक ने नेवले भाई पर एक और हमला किया। उसने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी निकाल ली और नेवला भाई पर दे मारी। नेवला भाई तुरंत हट गया। कम्बुक ने नीचे देखा तो उसने अपना ही पैर काट लिया था। अब उसे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह दर्द से चिल्लाने लगा और जमीन पर लेट गया। दोबारा उसकी उठने की हिम्मत नहीं हुई। कम्बुक ने हार मान ली। परी और नेवला भाई बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने कम्बुक राक्षस को हरा दिया था और अब परी हमेशा हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गई थी। नेवला भाई और परी खुशी खुशी वहां से जाने के लिए गुफा के बाहर आने लगे। वे दोनों अभी थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि एक भाला आकर नेवले भाई के कंधे के आर पार हो गया। नेवले भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो कम्बुक खड़ा था। कम्बुक अभी भी मरा नहीं था, वह केवल नीचे गिरा था। परी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। उसने कुल्हाड़ी पूरी ताकत के साथ कम्बुक की गर्दन पर दे मारी और कम्बुक का सिर धड़ से अलग हो गया। अगली सुबह जब नेवला भाई की नींद खुली तो उसने देखा कि वह एक चट्टान पर लेटा हुआ है और उसके सामने नीलम परी खड़ी है। वही नेवला भाई को गुफा से निकाल कर लाई थी। नेवले भाई ने चारों तरफ निगाहें घुमाकर देखा कि और भी कई सारी परी खड़ी है। नेवले भाई ने अपने कंधे पर हाथ फिराया तो महसूस हुआ कि उसके कंधे पर जख्म नहीं था। नीलम परी ने उसे बताया कि तुम्हें सारी परियों ने मिलकर ठीक कर दिया और तुम्हारे सारे जख्म भी भर दिए। अब तुम बिल्कुल ही स्वस्थ हो। नेवला भाई पत्थर से नीचे उतरा और उसने इधर उधर चल फिर कर देखा तो उसका सारा दर्द गायब हो चुका था। फिर नेवला भाई ने उन सबको धन्यवाद कहा। अचानक नेवला भाई को कुछ अजीब महसूस होने लगा। नेवला भाई अपने आसपास ही धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ पीली रोशनी फैलने लगी। देखते ही देखते नेवला एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। वह जैसे ही राजकुमार में बदला उसे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आ गई। फिर नेवले ने उन सब से बताया कि मैं पिछले जन्म में बहुत ही शैतान था और मैंने खेल खेल में एक नेवले को मार दिया था। एक ऋषि ने मुझे यह करते देख लिया था। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, दुष्ट जा, तुझे अगले जन्म में नेवला बनकर ही रहेगा। लेकिन जब मैंने उनसे काफी देर तक माफी मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम परीलोक में किसी परी की मदद करोगे तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। नेवले भाई ने अपनी बात पूरी की और फिर नीलम परी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? नीलम परी तो पहले से ही नेवले को बहुत पसंद करती थी और अब तो वह राजकुमार भी बन गया था, इसलिए उसने हाँ कर दी। दोनों खुशी खुशी वापस पृथ्वी पर आ गए और नेवला भाई सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ अब स्वस्थ हो गई थी। नेवले की माँ ने नेवले भाई को नहीं पहचाना तो नेवले भाई ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। अब उन्होंने नेवले भाई को पहचान लिया। परी ने नेवले भाई से कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब सभी गांव वाले नेवले भाई को नेवला राजकुमार कहकर बुलाने लगे। आखिरकार नेवले भाई की शादी भी हो गई, लेकिन उसकी जैसी शादी तो किसी की भी नहीं हुई थी। उसके सभी भाई अपना समूह लेकर रह गए। अब पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी नेवला राजकुमार की धाक थी, क्योंकि उसके पास जो भी आता वह उसकी मदद करता था। आखिरकार उसके साथ जादुई शक्तियों वाली नीलम परी जो थी